अरुण जी, आपका बहुत बहुत एनएसआईएस ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत है। धन्यवाद। और इतनी बड़ी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार गुप्ता है। मैं 160 रैंक लाकर फाइनेंस सर्विसेज के राज्य कर पदाधिकारी के रूप में चयन पाया हूँ और मैं हजारीबाग जिला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो आप कब सोचे कि आपको सिविल सर्विस में आना चाहिए? मैडम, ये बहुत पहले ही ग्रेजुएशन के दौरान मन में था कि इस तरह का कुछ करना है, लेकिन ये बैंक में, चूँकि मैं पहले बैंक में काम कर चुका हूँ, तो बैंक में काम करने के दौरान यह ज़्यादा प्रबल इच्छा हुआ कि नहीं, सिविल सेवा के दिशा में ही अंतिम रूप से प्रयास करना है। तो उसके बाद ही इस दिशा में पढ़ाई शुरू की। तो जब आप इसके समय तैयारी कर रहे थे तो ऑलरेडी वर्किंग थे? जिस समय मैं वर्किंग था उस समय तैयारी कर रहा था, लेकिन बाद में ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, अभी समय कम मिल रहा है। तो उसके बाद मैं बैंक की नौकरी छोड़कर इसके लिए एक्सक्लूसिव इसी का तैयारी करने लगा और पिछले 3-4 सालों से इसके लिए लगा हुआ है। तकरीबन कितना घंटा आप पर डे पढ़ाई करें? ऐसे तो मैडम घंटा के हिसाब से कभी ध्यान नहीं दिए, लेकिन ऐसा लगता है कि 7-8 घंटा लगभग पर डे पढ़े। अच्छा, तो आप तो तैयारी चूँकि बैंक में कर रहे थे और उसके बाद सिविल सर्विस की हो रहा है, तो बहुत सारी चुनौतियाँ आप फेस किए होंगे। तो सबसे पहले जो बैंक छोड़ने के बाद और आज सफल हुए हैं, इस दौरान आपने क्या समस्याएं फेस की, वो जरूर बताइए। ऐसे तो कई छोटी मोटी समस्याएं हैं, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो सामाजिक दबाव जो होता है कि बैंक की नौकरी छोड़कर, अच्छी खासी नौकरी छोड़कर घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक मेंटल प्रेशर मुझे लगता है कि सबसे बड़े चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। बाकी छोटी मोटी समस्याएं हैं वो नेग्लिजिबल है, इसको बहुत ज़्यादा मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। अच्छा, लेकिन सामाजिक दबाव तो होता है, क्योंकि आप एक अच्छे खासे सैलरी वाला जॉब छोड़ कर आए हैं, तो इस पर सवाल उठता है। लेकिन अब ये सवाल किसी के द्वारा नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी सफल हो चुके हैं। जी, इसमें ऐसा था कि सामने से तो कभी किसी ने भी नहीं कुछ कहा, लेकिन आपस में डिस्कशन के दौरान ये चीज़ निकलता था कि छोड़ना नहीं चाहिए था, अच्छी खासी नौकरी है और आज के डेट में नौकरी होना कितना कठिन है ये सभी लोग जानते हैं। तो एक स्वाभाविक कंसर्न के रूप में इसे डिस्कशन में लाते थे लोग। हालांकि सामने से किसी भी व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा और नकारात्मक भाव से भी किसी ने कुछ कहने का प्रयास भी नहीं किया, तो लेकिन एक अघोषित दबाव तो महसूस होता ही था। एनएसआईएस से कब जुड़े आप? मैडम, ये पिछले 7वां से 10वां जेपीएससी के बाद, उसका रिजल्ट आने के बाद मेरा उसका चयन नहीं हो पाया था, उसके तुरंत बाद से मैं जुड़ा था इसमें। तो यहाँ का जो मटेरियल है, जैसे पीटी हो, मेंस हो, आपको कितना सपोर्ट किया? जी, इसके बारे में मैडम लगभग 80 से 90% मेरी तैयारी एनएसआईएस के मटेरियल से ही हुई है। कुछ टॉपिक थे, जैसे साइंस का टॉपिक था, वो मैं खुद से कर रहा था क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से ही था। बाकी गोरखा का तैयारी मैं कुछ अपने लेवल पे किया था, क्योंकि यहाँ तो रीजनल लैंग्वेज की तैयारी नहीं होती है। बाकी सभी पेपर जो है वो एक्सक्लूसिवली एनएसआईएस के मटेरियल से ही तैयार किया होगा। तो आप जैसे मटेरियल से तैयार किया, तो आपको मटेरियल की विशेषता क्या लगती है, मतलब क्या लगता है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर वाइज तो यहाँ मटेरियल प्रोवाइड किया नहीं जाता है, तो आपको क्या मतलब विशेषता लगा इसमें? तो मुझे सबसे बड़ा खासियत ये लग रहा है मैडम कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाता है। बेवजह की चीज़ें बहुत कम है या नहीं के बराबर है। क्योंकि ये मटेरियल है तो कुछ बैकअप देने के लिए और भी क्वेश्चन आंसर के अलावा देना पड़ता है, ये स्वाभाविक सा प्रक्रिया है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है कंटेंट वाइज वो बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये बहुत ज़बरदस्त मटेरियल के तौर पे इसे देखा जा सकता है। अच्छा, तो आप जैसे राइटिंग स्किल, विदाउट राइटिंग स्किल मेंस पास करना मुश्किल है जी, और पीटी पर आप जैसे 2 पेपर रहा, तो क्या पर आपका खास फोकस रहा? फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, दोनों पेपर क्या रहा?
नहीं, मेरे लिए सबसे चुनौती भरा पीटी ही साइकोलॉजिकल दबाव के रूप में आता था। उससे डर बहुत लगता है पीटी से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उसमें क्वेश्चन रहता है और बहुत ज़्यादा सहज महसूस नहीं करता हूँ ऑब्जेक्टिव में। तो पीटी के लेवल पे तो वो एक डर बना हुआ रहता था। लेकिन यहाँ जो रेनेसां में तैयारी करवाया जाता है वो बहुत ब्रॉड सेंस में करवाया जाता है। पीटी का भी तैयारी अच्छे स्तर पे कराया जाता है, तो कुछ भी छूटता नहीं है उससे। केवल उसको रिवाइज करना होता है और बार बार प्रैक्टिस करना होता है। वो तो स्टूडेंट्स को करना ही पड़ेगा। तो वो पीटी उस तरह से निकल गया। मेंस के लिए जो सर पढ़ाते थे, रवि सर, और वीकली जो क्वेश्चन देते थे, एटलीस्ट प्रैक्टिस करते जाए ताकि बाद में ये सब चीज़ें परिचित रहे और अंतिम रूप से जब इसका एग्ज़ाम देने का अवसर आएगा तो उसमें असहज महसूस ना करें। तो इस तरह लगभग 1.5-2 साल इसकी तैयारी इसी तरह से करते रहा। जैसे आप कोई भी आंसर तैयार करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो, तो जब आप तैयार कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ आपका आइडियल आंसर में रहता है जिसको आप जरूरी मानते हैं कि हाँ, इसके बिना एक आंसर परफेक्ट नहीं बोला जा सकता है? जैसा कि तैयारी करने वाले सभी लोग जानते हैं कि एक भूमिका तो होना ही चाहिए और एक निष्कर्ष होना चाहिए प्रत्येक उत्तर में, जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो ये दोनों तो ज़रूरी है। उसके अलावा हर एक उत्तर में जो प्रश्न पूछा गया है उस क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार उसके सभी तत्वों को शामिल करना एकदम महत्वपूर्ण है। उसके बिना उत्तर कंप्लीट नहीं माना जाएगा और बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर उसमें आ नहीं पाएगा। तो सभी एलिमेंट को पहचानना कि क्वेश्चन किस उद्देश्य से पूछा गया है और क्या जानना चाहता है एग्जामिनर, उन सभी तत्वों को उसमें शामिल करना ये बहुत ही ज़रूरी है। तो जब आप आंसर लिख रहे हैं तो जैसे कि आंसर क्या सिर्फ पैराग्राफ में लिखें, पॉइंट वाइज लिखें, या फिर मैप डालें, या सबका मिक्सिंग था, क्या था? नहीं, एक अच्छा उत्तर मैडम उसी को माना जाता है जो सभी चीज़ों को समावेश करके बनाया गया हो। उसमें ज़रूरत के हिसाब से अगर जगह बन रहा है तो मैप देना अनिवार्य होता है। उसके अलावा चार्ट अगर कुछ संभव है उस क्वेश्चन में बनाना तो चार्ट बना सकते हैं, या कुछ डायग्राम वगैरह बना सकते हैं, या रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ और भी तरीके जो उस क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार अच्छा हो तो उसको लगाया जाना चाहिए। उससे अट्रैक्टिव बनता है उत्तर और उसमें 1-2 नंबर रहने की संभावना बढ़ जाती है। जैसा कि इस बार आप एग्ज़ाम में देखें कि पीटी और मेंस के बीच में बहुत कम समय मिला है ना, 3 महीना हार्डली मिला। तो जो नए फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो इम्पॉसिबल था पास करना, है ना? तो क्या लगता है कि नोटिफिकेशन से पहले स्टूडेंट्स को दोनों पीटी मेंस तैयार होना चाहिए? सिविल सेवा में तो निश्चित रूप से पीटी और मेंस को साथ में ही तैयार करना चाहिए। यही एक सबसे सरल तरीका है और इसके बिना अगर कुछ भी डेविएशन लेते हैं तो अंतिम रूप से चयन होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दूसरा है कि जो नोटिफिकेशन है उसका इंतज़ार नहीं करते रहना चाहिए, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद पूरा माहौल बदल जाता है। पीटी के हिसाब से लोग पढ़ने लग जाते हैं और पीटी के रिजल्ट आने के तुरंत बाद मेंस हो जाता है। तो मुझे तो लगता है कि लगातार इस दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए और अपने तैयारी को जितना जल्दी हो सके अंतिम रूप देना चाहिए। तो जैसे कि अब आपने कहा कि आप रेनेसां से जुड़े रहे हैं, रेगुलर आप लिखते रहे हैं, तो जैसे कि नोट्स में जो करेंट डाटा होता है उसको भी अपडेट किया ही जाता है, उसको आप ऐड कर पाएँ अपने आंसर में? जी, कुछ जैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो करेंट डाटा प्रतिवर्ष अपडेट होते जाता है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, या इस तरह की और भी फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट या कुछ और नीति आयोग का कुछ वैसा रिपोर्ट आया तो इन सब चीज़ों को तो अपडेट करना अनिवार्य ही है। उसके बिना एक एक्टिव आंसर बनेगा नहीं। तो ये निश्चित रूप से अपडेट सर भी करवाते हैं और अपने लेवल पर भी जिनको जो लगता है कर सकते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे मेंस हुआ उसके बाद आपका इंटरव्यू में लंबा 1 साल का लगभग समय हो गया और बहुत मेंस वाला टाइम भी रहा है, क्योंकि रिजल्ट का वेटिंग, इंटरव्यू की तैयारी, है ना? उसमें आपको रेनेसां कितना मदद किया? ये तो रेनेसां में एक चीज़ बहुत खासियत मुझे लगा कि मोटिवेशन के लेवल पे
जो आवश्यक है स्टूडेंट के लिए उस तरह की चीज़ों को बताया जाता है, अनावश्यक डेविएशन नहीं और डाइवर्जन नहीं आने दिया जाता है यहाँ पे। और लगभग 10 महीना समय लगा और काफ़ी तनाव भरा था ये समय, सभी के लिए था। लेकिन रेनेसां आईएएस में यही बताया जाता था कि ये समय बीतेगा और कभी ना कभी तो रिजल्ट आएगा ही। तो इस दौरान अपना काम करते रहिए, तैयारी करते रहिए और वेट कीजिए। तो वो मदद हुआ बहुत काफ़ी हद तक। तो जो मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड किया गया इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, तो उससे आप सेटिस्फाइड थे? जी, बहुत सेटिस्फाइड थे मैडम। अच्छा। कुछ क्वेश्चन जो डिस्कशन होता था यहाँ पे और उसका एनालिसिस होता था, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो आना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो एनालिसिस के दौरान जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्या सोच के साथ क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसका उत्तर किस तरह से होना चाहिए, ये रेनेसां आईएएस के द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से बताया जाता है और ये निश्चित रूप से इंटरव्यू के दौरान लाभ पहुंचाता है। आप तो 2-3 बार मॉक इंटरव्यू दिए? जी, 2 मॉक इंटरव्यू मैं दिया था मैडम यहाँ पे। ऑफलाइन। तो आपको क्या फील हुआ ऑफलाइन इंटरव्यू देने के बाद? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा? आपको कैसा मतलब सपोर्ट फील हुआ इस मुद्दे पे? नहीं, अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि पहला मॉक इंटरव्यू मैं यहीं पे दिया था और एक स्वाभाविक डर होता है वो धीरे धीरे कम हुआ और किसी तरह का फाइनल इंटरव्यू से पहले डर की जो होती है, मन में डर होता है, वो गायब हो गया। बहुत हद तक कम हुआ। बहुत नेग्लिजिबल डर के साथ इंटरव्यू देने गए थे। अच्छा, तो उसका गुड इफेक्ट आपको आयोग के समक्ष दिखा? जी, निश्चित रूप से दिखा। चलिए, बहुत अच्छा। ये बताइए कि आपको जो रैंक मिला है, आप उससे सेटिस्फाई हैं? जी, मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी बैंक में जॉब कर चुके हैं, तो फाइनेंस आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन जी मिलता है और कार्य प्रणाली लगभग कुछ हद तक मिलती है इससे, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे। अच्छा, तो कोई न्यू स्टूडेंट अगर वो रेनेसां से जुड़ना चाहे तो आप क्या बताइएगा कि हाँ वो जुड़ सकता है कुछ? नहीं, अगर जो सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं तो रेनेसां आईएएस एक अच्छा ऑप्शन है। अपनी प्रकृति के हिसाब से और अपने टेम्परामेंट के हिसाब से एक बार यूट्यूब में भी काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है, उसको देखकर यदि उन्हें लगता है तो निश्चित रूप से जुड़ना चाहिए। क्योंकि मुझे बहुत लाभ हुआ है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जुड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी अपना एनालिसिस करें, अपने लेवल पे एक बार देख लेना चाहिए कि उनके टेम्परामेंट के हिसाब से ठीक सही है या नहीं है। अब तो इंग्लिश की भी मटेरियल दी जा रही है, पहले तो सिर्फ हिंदी में ही था, तो अब उस पर भी काम हो रहा है। और चूँकि ये तो पूरा फुल्ली सिविल सर्विस बेस्ड ही है, जबकि इसी को हम लोग फोकस करते हैं। एक चीज़ मैडम इसमें जोड़ना चाहेंगे कि रेनेसां आईएएस में तैयारी लगातार चलते रहता है, कंटिन्यूअस चलते रहता है। एडवर्टीजमेंट आए, देर से आए या जो भी परिस्थिति रहे, लेकिन तैयारी अनवरत चलते रहता है। ये एक अच्छा है सिविल सेवा के एक्सपीरियंस के लिए। जिनको देना है, टारगेट रखें कि इनको देना ही देना है, वो यहाँ से रेगुलर बेसिस पे जुड़ सकते हैं। सही बात बोले आप। अच्छा, ये बताइए, अब तो आप ऑफिसर बन चुके हैं, अब तो आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, क्या सोचे हैं? जाइएगा तो फिर आप किस सेक्शन पे विशेष काम करना चाहिएगा जाकर के? क्योंकि मैडम अभी फाइनेंस सर्विसेज में चयन हुआ है तो अपनी इच्छा अनुसार तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो असाइन किया जाएगा काम, अभी उसके बारे में विशेष जानकारी तो है नहीं, लेकिन जो भी डिपार्टमेंट में प्रशिक्षण दिया जाएगा और जो काम असाइन किया जाएगा उसको तो करेंगे ही। इसके अलावा इंडिविजुअल लेवल पे पर्यावरण सुरक्षा के दिशा में अगर कुछ अपने व्यक्तिगत स्तर पे कुछ कर सकते हैं तो उस दिशा में ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी रहा है। अच्छा, हाँ, आपका अच्छा पसंदीदा चीज़ है। बहुत बहुत बधाई, आप बहुत मेहनत करें। इतने दौरान जो आप जॉब छोड़े, अभी तक सेलेक्ट हुए, बहुत समय नकारात्मक परिस्थितियाँ कई बार क्रिएट हुआ और इवन सोशल मीडिया के थ्रू भी हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट होते ही रहता है, तो उससे अगर स्टूडेंट कैसे अपना बचाव करें, कुछ है आपके पास आइडिया जो आप यूज किए हैं? देखिए, इसमें तो जो मुझे लगता है कि जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है उसको अपने जीवनचर्या में शामिल ही ना करें। जैसे फेसबुक
या इंस्टाग्राम, उसमें अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक सिविल सेवा के एस्पिरेंट के लिए उसमें बहुत ज़्यादा कुछ काम की चीज़ें रहती नहीं है, जैसा मुझे लगता है। तो अगर संभव है तो उनको यूज ही ना करें। जैसा कि अधिकांश लोगों का देखे होंगे तो वो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं ही नहीं। मैं स्वयं भी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे नहीं हूँ, और ऐसे कई उदाहरण हैं। तो अगर ज़रूरत नहीं है तो उसका इस्तेमाल ही ना करें, क्योंकि वो रहेगा तो आप कुछ ना कुछ टाइम इन्वेस्ट करेंगे उस पर। तो पहला तो यही है कि नहीं ज़रूरत है तो यूज़ ही ना करें, और अगर बहुत ज़रूरत है ऐसा कि करना ही है तो लिमिटेड यूज़ कीजिए। दिन भर में 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट ऐसा करके तो वो किया जा सकता है। बाकी तो ये सेल्फ कंट्रोल का एक है कि अपने आप को कितना कंट्रोल करके रख सकते हैं। सही बात है। बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट थे जो आपके साथ एग्ज़ाम लिखे, आप उनको पर्सनली जानते भी हैं, लेकिन किसी न किसी कारण बस वो रह गए हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज दीजिएगा आप? मैडम, ऐसे कई कैंडिडेट हैं जो साथ में तैयारी किए और सेलेक्ट नहीं हो पाए। इसका ये मतलब नहीं हम लोग लगाते हैं कि वो कमज़ोर थे या हम बहुत तेज़ थे, ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। कई कैंडिडेट जो मुझसे भी अच्छे थे लेकिन किसी कारणवश नहीं सेलेक्ट हो पाए, तो उनको संदेश तो नहीं कुछ देंगे, लेकिन एक संभावना समझ सकते हैं कि देंगे कि आप हिम्मत नहीं हारिए, आप में कोई कमी नहीं है, फंडामेंटली आप पूरी तरह स्ट्रांग है। केवल एक है फैक्ट कि आप अभी हुए नहीं है सेलेक्ट, तो फिर से प्रयास कीजिए और निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो नकारात्मकता से जितनी जल्दी बाहर आ सकते हैं उतनी जल्दी बाहर आइए और पूरी ऊर्जा से दोबारा प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा सबको जानते ही हैं, सारे लोग बहुत मेहनती हैं, और जो भी मेहनत सिविल सर्विस में आना चाहते हैं उनकी निरंतरता और मेहनत होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है कंटिन्यूटी, पर डे पढ़ाई लिखाई से दूर नहीं रहना चाहिए। तो आप बहुत अच्छा समय दिए, बहुत अच्छा मेहनत किया, और आपके स्ट्रगल का बहुत अच्छा सुखद समापन आप कह सकते हैं स्ट्रगल का। अब आपका न्यू फील्ड है, न्यू एरा है, सही तरीके से वर्क कीजिए, है ना, अपना नाम रोशन कीजिए और पूरे झारखंड को डेवलपमेंट की ओर ले चलिए। आपको बहुत बहुत इसमें मैडम एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि ये व्यक्तिगत है। बहुत पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं ऐसे तो कई लोगों का योगदान रहा, लेकिन मेरे पिताजी का इंस्पिरेशन ये हमेशा मेरे दिमाग में रहता था कि उनको अच्छा महसूस कराना है, इसलिए भी रिजल्ट लाना है। और मेरी पत्नी, चूँकि मैं विवाहित हूँ, तो मेरी पत्नी का अनकंडीशनल सपोर्ट रहा है। नौकरी छोड़ने के बाद लगभग 4 साल तक मैं घर पे बैठ के तैयारी किया, तो इस दौरान उन्होंने, मेरी पत्नी ने कभी किसी तरह से कोई भी परेशानी आने नहीं दी और हर तरह से सहयोग किया। उसके बिना ये रिजल्ट होना संभव नहीं था। तो वो भी बधाई की पात्र हैं। तो वो काफ़ी मतलब सहयोग रहा उनका, उसके बिना हो नहीं सकता था। तो स्पेशल थैंक्स उनका। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी वाइफ को देखिए, ये आज का जनरेशन है कि अपनी वाइफ को भी क्रेडिट दे रहे हैं, है ना, आज का जनरेशन है। और होना चाहिए कि अगर वाइफ हस्बैंड मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट, एक दूसरे को सपोर्ट, एक दूसरे को क्रेडिट देना चाहिए, है ना। बहुत बहुत उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई उनके अथक मेहनत के लिए, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप लोग का भविष्य बहुत स्वर्णिम हो, आप लोग बहुत अच्छे से वर्क करें, और जब भी रेनेसा आईएएस में आप लोगों की तो हमेशा ज़रूरत है, हमेशा सपोर्ट की आवश्यकता है। हमेशा अपने जो भी आने वाले जूनियर से उनका सपोर्ट कीजिए, अपनी सहपाठी में उनका सहयोग कीजिए। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और आपका कोई विचार हो तो आप कहें कि क्या और एनएसआईएस में कुछ सुधार की आवश्यकता है? सुधार तो देखिए निरंतर चाहिए, सुधार की प्रक्रिया तो अनवरत चलते रहती है। और ये उम्मीद है कि होते ही रहेगी, क्योंकि हम लोग भी जब ज्वाइन किए थे उससे अभी तक में कई तरह के बदलाव हुए हैं। तो ये हमको लगता है कि सर इस लेवल पे काम कर ही रहे हैं लगातार, इसमें मुझे कुछ करने की विशेष आवश्यकता है नहीं जी। केवल यही है कि जो कंटेंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से और किया जा सकता है।
करना ही जरूरी है। आप लोग का सहयोग, आप लोग का सजेशन हमेशा स्वागत योग्य है। आप लोग जो भी चूँकि यहाँ के मेंबर हैं, तो जो भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर होना चाहिए, आप ज़रूर सजेस्ट करें। बाकी कंटेंट के लेवल पे तो मैडम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है रीअरेंज करके अगर हो जाता है तो चूँकि ये भी होते रहता है, तो लेकिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा और उसको अच्छे से बनाया जा सकता है। वो भी समय के साथ मुझे उम्मीद है कि हो ही जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, सब पे वर्क चल रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत थैंक यू, है ना।